Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are going to continue our third chapter from history, that is India's internal challenges. So students, इस chapter में अब तक हमने क्या देखा that there were many challenges जो इंडिया को face करने पड़ रहे थे, जिसमें से कुछ challenges इंडिया ने solve किए, कुछ problems का हमने solution find out किया एंड देर आर सर्टन चैलेंजेस जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं. हमने चैप्टर स्टार्ट किया था विद द अनरेस्ट इन पंजाब. हमने देखा था दैट कैसे पंजाब के अंदर एक सेपरेट कंट्री का डिमांड स्टार्ट हो चुका था, कैसे पंजाब में टेररिज्म इंक्रीज हो रहा था एंड वी सॉ दैट कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड ऑपरेशन ब्लैक थंडर, इन दोनों की मदद से इंडियन गवर्नमेंट ने जो टेररिज्म चल रहा था या पंजाब के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, पंजाब के साइड से जो हमें चैलेंज आया था, उस चैलेंज को हमने ओवरकम किया. ठीक है, ये हमारा पहला चैलेंज था जिसको सक्सेसफुली इंडियन गवर्नमेंट ने सॉल्व किया था. देन उसके बाद वी सॉ दैट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो थे दे वर द एरिया ऑफ कंसर्न. वो ऐसे रीजन्स थे जहाँ पर हमें बहुत ध्यान से वर्क करना था बिकॉज उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन शुडंट गेट डिस्ट्रॉयड, बट उसके साथ साथ हमें उन्हें इंडिया का फुल फ्लेज स्टेट भी बनाना था, उनको इंडिया के मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आना था. वी सॉ कि कैसे जवाहरलाल नेहरू ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्ट के जितने भी एरियाज थे वो इंडिया के मेन लैंड के साथ में मिक्सअप हुए. हमने देखा दैट वहाँ पर भी हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई. मतलब दिस वेर दी चैलेंजेस जो इंडिया ओवरकम कर पाया था. देन उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट द नक्सलिज्म. नाउ नक्सलिज्म जो है वो स्टार्ट हुआ था विद अ गुड कॉज. कॉज क्या था? दैट जो पुअर पीजेंट्स है उनके लिए फाइट करना. पुअर पीजेंट्स के साथ में जो भी व्हाट वी कैन से जो भी नाइंसाफ़ी हो रही है, पुअर पीजेंट्स को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. सो इस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, लेकिन धीरे धीरे करके ये मूवमेंट भी टेररिज्म का फॉर्म ले चुका था. पहले दिस स्टार्टेड जस्ट विद द वेस्ट बंगाल. ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इन दी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. लेकिन धीरे धीरे करके वी सॉ दैट ये मूवमेंट बहुत सारे अदर स्टेट्स में भी स्प्रेड होने लग गया था एंड दिस इज़ द चैलेंज जो स्टिल इंडिया ओवरकम नहीं कर पाया है. अभी भी नक्सलिस्ट एंड गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं. ठीक है, यहाँ तक हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी अनदर चैलेंज. और दूसरा चैलेंज क्या है? कम्युनलिज्म. अगला चैलेंज क्या है इंडिया के लिए, इंडिया के इंटरनल पीस के लिए? इट इज़ कम्युनलिज्म. और हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. ठीक है, दिस चैलेंज इज़ रिलेटेड टू द रिलीजन एंड अब तक इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज इस चैलेंज को भी अभी तक हम प्रॉपर तरीके से ओवरकम नहीं कर पाए हैं. Communalism is a serious threat to the unity of the country. Communalism emerges out of narrow religious pride. The British sowed the seeds of communalism in our country. People of different religion have happily lived together since many centuries. There is nothing wrong in people of different religions living together in a country while being duly proud of their own religion. But when this pride becomes excessive, then it turns to bigotry. Each one of them begins to consider their religion superior and others inferior. This leads to religious fanatism. Okay, क्या बताया हुआ है कि कम्युनलिज्म जो है वो हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है. क्या बताया हमें यहाँ पे कि कम्युनलिज्म हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है. एंड कम्युनलिज्म होता क्या है? कम्युनलिज्म मतलब कम्युनलिज्म इमर्जेस आउट ऑफ नैरो रिलीजियस प्राइड. मतलब जब हम सोचते हैं कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज हर एक पर्सन सोचता है ना कि जिस रिलीजन में मैं हूँ वो सुपीरियर है, जिस एरिया में मैं रहता हूँ वो एरिया सुपीरियर है, जिस कंट्री में मैं रहता हूँ वो सुपीरियर है.
एवरीवन थिंक्स अबाउट इट। हम अपने लिए, अपने रिलीजन, अपनी कंट्री, अपने एरिया, इन सब चीज़ों को हम सुपीरियर ही कंसिडर करके चलते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब हम ये सोचते हैं कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है और सामने वाले पर्सन का रिलीजन इन्फीरियर है। गेटिंग? हम सबका रिलीजन सुपीरियर है तो कम्युनलिज्म का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तो कम्युनलिज्म होगा ही नहीं। जस्ट क्या होगा, दैट डिफरेंट रिलीजन के लोग एक कंट्री में हैप्पीली रह रहे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम अपने रिलीजन को सुपीरियर कंसिडर करते हैं एंड बाकी के रिलीजन्स को इन्फीरियर कंसिडर करते हैं। ठीक है, सी ये जो रिलीजन के इशू है, इसका सीड्स किसने सो किया था? ब्रिटिशर्स ने। हम उनके आने से पहले हैप्पीली अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ एक कंट्री के अंदर रहते थे। बट व्हेन दे केम, उन्होंने धीरे धीरे करके उनका पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने हमें हर बेसिस पे डिवाइड किया, रीजन के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, इकोनॉमिक स्टेटस दैट इज़ रिच एंड पुअर के बेसिस पर, हर बेसिस पर उन्होंने हमें डिवाइड किया। एंड धीरे धीरे करके ये इंक्रीज होता गया एंड नाउ रिलीजन को लेकर हमारी कंट्री के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। क्लियर? इसके पहले हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव हैप्पीली लिव्ड टुगेदर सिंस मेनी सेंचुरीज। बहुत ईयर्स तक, बहुत सेंचुरीज तक हम लोग हैप्पीली एक साथ एक कंट्री में रहे हैं। हम एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे, हम अपने रिलीजन को सुपीरियर कंसिडर करते थे, बट किसी दूसरे के रिलीजन को इन्फीरियर कंसिडर नहीं करते थे। गेटिंग? हम लोग हैप्पीली एक दूसरे के साथ में रहते थे। बट बाद में जो रिलीजन का डिफरेंस है, उसके सीड्स ब्रिटिशर्स ने सो किए एंड धीरे धीरे करके ये चीज़ें वर्स्ट होती गई। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे क्या हुआ। Fanatism is base of communalism. It makes one oblivious of national interest. People of different religion don't trust each other. They become suspicious of each other. Compatriots following different religion are looked at as enemy. Even commensality or coming together on festival becomes rare. As a result, it becomes difficult for everybody to come together and get organized for their demands and right as a citizen. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? that कम्युनलिज्म ये स्प्रेड कैसे हो रहा है? बिकॉज अब धीरे धीरे करके सिचुएशंस ऐसी होती जा रही है दैट एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे रिलीजन के लोग, मतलब जो लोग दूसरा रिलीजन फॉलो करते हैं, लोग उन्हें एज एनिमी कंसिडर करते हैं। पहले कम से कम ऐसा होता था दैट हम लोग एक दूसरे का रिलीजन फॉलो नहीं करते थे, बट एटलीस्ट फेस्टिवल्स के टाइम पर हम लोग मिलते थे, एक साथ रहते थे, वी यूज टू कम टुगेदर। बट आज के टाइम पर जब ये कम्युनलिज्म इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, आज के टाइम पर फेस्टिवल गैदरिंग भी बहुत रेयर हो चुकी है। गेटिंग? मतलब एक रिलीजन का फेस्टिवल है तो दूसरा रिलीजन उसमें बहुत रेयरली पार्टिसिपेट करता है। लोग जल्दी दूसरे रिलीजन्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब एक साथ ही नहीं आते तो डिमांड्स भी कैसे करेंगे? गेटिंग? हम लोग आपस में रिलीजन के बेसिस पर लड़ने में लगे हुए हैं, जबकि वी शुड फाइट फॉर फ्रीडम, वी शुड फाइट फॉर इक्वालिटी। हमें पॉवर्टी के अगेंस्ट फाइट करना चाहिए। इवन आप आज के टाइम पर भी देखो, अभी के टाइम पर भी देखो, कुछ टाइम पहले ही 2-3 महीने पहले तक ही हमारी कंट्री के अंदर रिलीजन को लेकर कितने इश्यूज चल रहे थे। गेटिंग? वो न्यू लॉ बना दिया था, उसकी वजह से हर जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा था एंड हिंदू मुस्लिम्स वेर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। सो इंडिपेंडेंस के इतने टाइम के बाद भी हम सिर्फ किस बेसिस पर लड़ रहे हैं? हम आज भी सिर्फ रिलीजन के बेसिस पर लड़ रहे हैं। हमें किस लिए फ़ाइट करना चाहिए? हमें फ़ाइट करना चाहिए पॉवर्टी हटाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए। हमें फ़ाइट करना चाहिए कि लोग इतने अनएम्प्लॉयड है, काम नहीं है लोगों के पास,
तो गवर्नमेंट को हमें फोर्स करना चाहिए कि वो जॉब्स क्रिएट करे, गेटिंग। हमें हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए फ़ाइट करना चाहिए, हमें एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए फ़ाइट करना चाहिए। और हम यहाँ पे फ़ाइट किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? वी आर फाइटिंग फॉर द रिलीजन। समझ आया क्या बताया यहाँ पे? दैट कम्युनलिज्म स्प्रेड करने का रीज़न ही क्या है? दैट पीपल शुड फाइट अमॉन्ग्स ईच अदर। ब्रिटिशर्स ने ये क्यों स्टार्ट किया था? बिकॉज अगर हिंदू मुस्लिम साथ में आते या बाकी जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, अगर हम सब एक साथ आते तो हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करते और ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना पड़ता या ब्रिटिशर्स को हमारी डिमांड फुलफ़िल करनी पड़ती। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हम उनके साथ फाइट नहीं करें, इसलिए रिलीजन के बेसिस पर हमें ही आपस में फ़ाइट करवा दिया। हमें ये पता भी है, लेकिन फिर भी जब भी कुछ नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो हम उस पर फोकस नहीं करते। हम बस किस पे फोकस करते हैं? अपने रिलीजन पर फोकस करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें नेशन की तरफ, कंट्री की तरफ रहना चाहिए। हमें रिलीजन में बंटकर कंट्री को डिवाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बताया है कि लोग एक साथ ऑर्गेनाइज ही नहीं होते, लोग एक साथ आते ही नहीं है, जिसकी वजह से सिटीजन्स अपनी डिमांड्स फुलफिल नहीं कर पाते। Fanatism makes the perspective of looking at events and people prejudiced. Some people begin to think of economic and social question also in the framework of their own religion. Some people of all religion think that since they belong to particular religion, they have no influence in politics. They begin to believe that they are being treated unjustly. They hold the idea that government is partial against their religion. In such a condition, they become too sensitive about their religion and their co-religionalist. If anybody speaks about the people of their religion or insult the religious symbol knowingly or unknowingly, riots break out because of this kind of thinking. ओके, क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि कम्युनलिज्म कभी कभी इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है जिसकी वजह से धीरे धीरे करके लोग क्या समझने लगते हैं कि क्योंकि वो इस रिलीजन के हैं इसीलिए उनको कोई राइट्स नहीं मिल रहा, क्योंकि वो इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट उनको फेवर नहीं कर रही, ठीक है। वो अपने रिलीजन को लेकर इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं दैट अगर आपने मजाक में या अनजाने में कुछ भी गलत कह दिया XYZ चीज़, तो वो लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की जगह पर क्या कंसिडर करते हैं कि हम इस कंट्री में रहते हैं, गवर्नमेंट हमें फेवर नहीं करती, लोग हमारे रिलीजन के अगेंस्ट रॉन्ग चीज़ें बोल रहे हैं, एंड ये सब चीज़ों की वजह से कंट्री में दंगे होना शुरू हो जाते हैं। हमने बहुत बार देखा है कि कम्युनल रायट्स कितनी बार हुई है ना। स्पेशली हिंदू मुस्लिम्स को लेकर हमारी कंट्री में कितनी बार प्रोटेस्ट हुआ है, कितनी बार दंगे हुए हैं, और ये किस वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ द सेंसिटिव पीपल। जो लोग अपने रिलीजन को लेकर बहुत सेंसिटिव है, अगर रिलीजन के बारे में या फिर उनके रिलीजियस सिंबल के बारे में कुछ भी नोइंगली या अननोइंगली बोल दिया तो वो लोग उस चीज़ को लेकर भड़क जाते हैं, एंड जिसकी वजह से कंट्री में दंगे होना शुरू हो जाते हैं। दे फील के इस कंट्री में कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। 100 of innocent people are killed. Public property worth crores of rupees is damaged. People peace is destroyed. Due to the bitter memories of riots, people estranged from each other and mutual trust receive setback. क्या बताया है कि ये कुछ लोगों की वजह से, जो लोग बहुत एक्सेसिवली सेंसिटिव है अपने रिलीजन को लेकर, ऐसे कुछ लोगों की वजह से दंगे होते हैं, हज़ारों लाखों लोग मरते हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, लोगों का पीस जो है, शांति जो है वो डिस्ट्रॉय होती है, एंड धीरे धीरे करके मतलब अभी रायट दंगे हुए, फाइट्स हुए,
इसकी वजह से क्या होगा, लोग एक दूसरे पे जो ट्रस्ट करना शुरू कर चुके थे अब वो ट्रस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। गेटिंग, एक बार दंगे हो जाते हैं तो कम्युनिटीज़ एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाती। जो पीस मेंटेन हुई थी, जो ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट शुरू हुआ था दो कम्युनिटीज़ के बीच में, धीरे धीरे करके इवन वो भी ख़त्म हो जाता है। प्लस ये दंगों की जो बिटर मेमोरीज़ है, जो ख़राब मेमोरीज़ है, वो लोगों के साथ हमेशा रह जाती है। हमने देखा है कितनी बार दंगे हुए हैं, गेटिंग, गुजरात में हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हुए हैं, एंड अभी फ़िलहाल रिसेंटली 2-3 महीने पहले तक भी ये सब चीज़ें चल रही थी। तो इन कुछ लोगों की वजह से कंट्री के अंदर पीस डिस्ट्रॉय होती है और म्यूचुअल ट्रस्ट भी ख़त्म होता है। Trust between people is the basis of coexistence. If trust breaks, social unity receives a blow. How can national unity be achieved without social unity? Hence, it is necessary that we all counter this religious communalism with all our strength. For this, we should mix with people of different religion. We should accept the good practices and ideas of each other. We should be able to look at and understand our economic and social problem rationally. We should not mix this question with religion. We should search for economic, political, or historical reasons that are responsible for disturbing religious harmony. This is only way to put an end to communalism and strengthen national unity. क्या बताया है यहाँ पे कि अगर हम सोसाइटी में एक साथ रहते हैं तो किस वजह से रहते हैं? बिकॉज वी ट्रस्ट ईच अदर। किस वजह से एक साथ रहते हैं? बिकॉज वी ट्रस्ट ईच अदर। अगर ये ट्रस्ट ही ब्रेक हो गया तो यूनिटी ही ख़त्म हो जाएगी। अगर सोसाइटी में यूनिटी नहीं है तो इवन कंट्री में भी यूनिटी नहीं होगी, और अगर कंट्री में यूनिटी नहीं होगी तो कंट्री का डेवलपमेंट कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें यूनिटी मेंटेन करनी चाहिए। हमें अलग अलग रिलीजन के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, उनके साथ घुलना मिलना चाहिए। उनके कुछ अच्छे आइडियाज़ हैं, उनकी कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस है तो उनको फॉलो करना चाहिए। हमें अपने आइडियाज़ और अपनी प्रैक्टिसेस उनको बतानी चाहिए। अगर उनको इंटरेस्टिंग लगती है तो वो लोग भी फॉलो करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के साथ में ट्रस्ट बढ़ा सकते हैं। अगर ट्रस्ट होगा तो सोसाइटी में हम एक साथ रह पाएंगे। हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि ऐसा तो क्या हुआ था जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर इतना डिस्ट्रस्ट है। क्यों लोग डिफरेंट रिलीजन के एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते? रीज़न फाइंड करना चाहिए। हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कम्युनलिज्म को स्टॉप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक साथ मिलकर स्टॉप करना पड़ेगा। अगर हम अलग हो गए तो कम्युनलिज्म स्प्रेड होता जाएगा, कंट्री के लिए ये चैलेंज बढ़ता जाएगा, पीस डिस्ट्रॉय होगी, लाइफ का नुकसान होगा, प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, सिर्फ नुकसान ही होगा। अगर हम कम्युनलिज्म को स्टॉप नहीं करते, कम्युनलिज्म को हम एंड नहीं करते तो हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही देखने पड़ेंगे, डिसएडवांटेजेस ही होंगे इसके। इसलिए हमें क्या करना है? हमें डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रिलीजन के लोगों के साथ बैठना है, बातचीत करनी है, उनके साथ घुलना मिलना है, मिक्सअप होना है, उनके आइडियाज़ को देखना, सुनना है, समझना है, उनके जो डेली प्रैक्टिसेस है, उनका जो रूटीन है, अगर उसमें से कुछ हमें अच्छा लगे तो हमें उसे भी फॉलो करना चाहिए। तो ही हम कंट्री के अंदर कम्युनलिज्म को एंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक सीरियस इशू था जो हमने कंप्लीट किया। क्या था? कम्युनलिज्म। मतलब जब किसी एक पर्सन को अपने रिलीजन को लेकर, खुद का रिलीजन सुपीरियर है एंड बाकी सब इन्फीरियर है, जब ये फीलिंग आती है तो हम कह सकते हैं कि कम्युनलिज्म स्प्रेड होता है। और हम इसको एंड कैसे कर सकते हैं? हम इसको एंड कर सकते हैं बाय सोशल यूनिटी। सब मिलजुल कर एक साथ रहेंगे तो कम्युनलिज्म ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। क्लियर? अब हमारा लास्ट चैलेंज, इंडिया की पीस के लिए इंडिया का लास्ट इंटरनल चैलेंज क्या है? रीजनलिज्म। क्या है? रीजनलिज्म।
अच्छा, अब कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म दोनों में सिर्फ सिंपल फ़र्क है। कम्युनलिज्म में हम अपने रिलीजन को लेकर प्राइड करते हैं, है ना, हमारा रिलीजन सुपीरियर है। रीजनलिज्म में हम अपने रीजन को लेकर, रीजन मतलब हमारा स्टेट, हमारा डिस्ट्रिक्ट, इस बात को लेकर हम कंसिडर करते हैं कि हमारा स्टेट, हमारी डिस्ट्रिक्ट सुपीरियर है एंड बाकी इंफीरियर है। तो इसे हम क्या कहेंगे? रीजनलिज्म। लेट्स सी क्या दिया है यहाँ पे। Regionalism means having excessive pride about one's region. It is one thing to introduce oneself as Bengali or Marathi person, but if I think that because I am Bengali or Marathi, I am superior to others from other provinces, it can be termed as excessive regional pride. The the love for one's own province turned morbid due to the kind of excessive regional pride. It is natural to feel love for one's province, but it should not become abnormal. क्या बोला है यहाँ पे? That जब हम अपने रीजन को लेकर एक्सेसिव प्राइड, दैट इज हमारा रीजन सुपीरियर है एंड लोगों का रीजन इंफीरियर है, जब हम ये कंसिडर करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? रीजनलिज्म। अपने आप को गुजराती, मराठी, बंगाली ऐसे इंट्रोड्यूस करना अलग बात है, ठीक है, नॉर्मल है, हम ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम मराठी है या हम गुजराती है तो हम बाकी के लोगों से सुपीरियर हो गए, वो गलत है। समझ आया क्या बोला मैंने यहाँ पे? दैट खुद को गुजराती, मराठी इंट्रोड्यूस करना इट्स ओके, क्योंकि आप खाली क्या कर रहे हो? अपने स्टेट के बारे में या फिर जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ के बारे में बता रहे हो, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर सामने वाले पर्सन ने बोला कि वो किसी XYZ स्टेट से बिलोंग करता है और आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप ऐसा कंसिडर कर रहे हो कि वो उस स्टेट से बिलोंग करता है मतलब वो इन्फीरियर है, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ मतलब मैं सुपीरियर हूँ। तो ये एक्सेसिव प्राइड है, और ये एक्सेसिव प्राइड क्या है? रीजनलिज्म। और ये धीरे धीरे करके फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो सकती है। आई थिंक स्टेट्स के बीच में इसको लेकर फाइट्स हो सकते हैं, स्टेट को मतलब स्टेट्स के बीच में इस बात को लेकर प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। Regionalism thrives on regional imbalances in development. In the post-independence period, some states made more progress, while some states remained backward. For example, states like Maharashtra, Gujarat, Punjab, Tamil Nadu developed economically and industrially, while states like Odisha, Bihar, Assam remained undeveloped economically and industrially. Economic development and reforms are the foundation of progress. As a result, the states that developed economically can also achieve progress in other areas like education, health and culture. अच्छा, क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट ये रीजनलिज्म का प्रॉब्लम कहाँ से आता है? जब दो रीजन में इम्बैलेंसेस हो, ठीक है। अब अगर गुजरात में जितना डेवलपमेंट हुआ है उतना ही सेम डेवलपमेंट महाराष्ट्र में हुआ है, क्या बोला? गुजरात और महाराष्ट्र में अगर सेम डेवलपमेंट हुआ है तो कोई सुपीरियर रहेगा ही नहीं। गेटिंग? दोनों स्टेट के लोगों को पता है कि हम दोनों सेम पोजीशन पर स्टैंड करते हैं, तो किसी को अपने रीजन को लेकर एक्सेसिव प्राइड फील ही नहीं होगी, ठीक है। बट अगर ऐसा लगता है कि सपोज महाराष्ट्र में ज़्यादा डेवलपमेंट है और उसके कंपैरिजन में गुजरात एकदम अनडेवलप्ड नेशन है, तो द पर्सन फ्रॉम महाराष्ट्र वो क्या ट्रीट करेगा? वो कैसे फील करेगा कि मैं सुपीरियर हूँ और ये सामने जो पर्सन गुजरात से आया है ये इन्फीरियर है। गेटिंग? मतलब इन शॉर्ट यहाँ क्या बताया हुआ है कि डेवलपमेंट के बेसिस पर रीजनलिज्म होता है। गेटिंग? अगर आप दोनों स्टेट्स जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है वो दोनों डेवलप्ड है तो कोई सुपीरियर कोई इन्फीरियर होगा ही नहीं। बट अगर एक स्टेट अंडर डेवलप्ड है और दूसरा डेवलप्ड है तो वहाँ पर सुपीरियर एंड इन्फीरियर वाला फील पर्सन के दिमाग में आ सकता है। क्लियर? अब हमारी कंट्री में
स्टेट्स का डेवलपमेंट अलग अलग क्यों है? सिंपल सा रीज़न है कि इंडिपेंडेंस के बाद कुछ स्टेट्स में इंडस्ट्रीज़ वगैरह जल्दी सेट हो गई थी। इंडस्ट्रीज़ जल्दी सेट हुई तो वहाँ पे डेवलपमेंट इम्प्रूव हुआ, मनी जनरेट होना स्टार्ट हुआ। मनी के साथ साथ में अदर फैसिलिटीज़ जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ये सब फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर आने लगी। कुछ स्टेट्स थे जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लेट सेटअप हुई, जहाँ पे मनी जनरेशन लेट स्टार्ट हुआ एंड इसीलिए वहाँ पर डेवलपमेंट भी लेट स्टार्ट हुआ। जैसे यहाँ में एग्जाम्पल दिया है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो इकोनॉमिकली दैट इज़ मनी टर्म्स में और इंडस्ट्रियल टर्म्स में डेवलप्ड है, जबकि उड़ीसा, बिहार, आसाम ये काफ़ी टाइम तक अनडेवलप्ड थे। इंडस्ट्रीज़ वगैरह अनडेवलप्ड थी तो इसकी वजह से हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों में भी ये थोड़े बैकवर्ड रह गए। The states which have not developed in this manner remain backward in education and civil amenities. The opportunities of development available to the people in developed states are not possible for people in backward states. They are harassed by problem of education, backwardness, unemployment, poverty, etc. They begin to think that they are being cheated. They are being kept away from the benefits of the development. Because of this, the understanding between the state is broken. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि जिन स्टेट्स में इंडस्ट्रीज़ वगैरह पहले सेट हुई, उन स्टेट्स में मनी जनरेट होना स्टार्ट हुआ, तो उन स्टेट्स के अंदर हेल्थ, एजुकेशन, ये सब फैसिलिटीज़ भी जल्दी आना शुरू हुई। ठीक है। वाइल ऑन दी अदर हैंड, जो स्टेट्स इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली डेवलप्ड नहीं थे, उन स्टेट्स के अंदर लोगों के पास हेल्थ एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, लोग अनएम्प्लॉयड थे, पोवर्टी थी, एंड धीरे धीरे करके जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनको क्या लगने लगा दैट दे आर बीइंग चीटेड, उनको बेनिफिट्स नहीं दिए गए। उन्हें क्या लगने लगा दैट हमारे साथ में कंट्री ने सही नहीं किया है, सारे बेनिफिट्स डेवलप्ड स्टेट्स को दे दिए हैं, हमारे पास तो हेल्थ और एजुकेशन का बेनिफिट भी नहीं है, ऐसा उनको लगता है। और दो स्टेट्स के बीच में जो ट्रस्ट होता है, ठीक, ट्रस्ट जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि ट्रस्ट इज़ द बेसिस ऑफ यूनिटी, तो जो दो स्टेट्स के बीच में ट्रस्ट होता है वो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। This in turn has a negative impact on national unity. The economic imbalance that has endangered this understanding needs to be set right. Our government make efforts in that direction. क्या बोला है कि अगर म्यूचुअल ट्रस्ट ब्रेक होगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, दो रिलीजन के बीच में अगर ट्रस्ट ब्रेक होगा तो सिर्फ दंगे होंगे, सोशल यूनिटी नहीं होगी, कंट्री में यूनिटी नहीं रहेगी। सेम चीज़ अगर दो स्टेट्स के बीच में ट्रस्ट नहीं है तो यहाँ पर भी यूनिटी होने के चांसेस कम हैं, और यूनिटी नहीं होगी तो कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। सो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने जो डिफरेंट इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करने का बहुत कोशिश किया है। दैट इज़ जो स्टेट्स है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ और सब स्टार्ट नहीं हुआ था, गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब स्टार्ट हो, एंड इवन जो रीजन्स पहले डेवलप नहीं थे वो रीजन्स भी डेवलप हो जाए, सो दैट मतलब जब वो रीजन्स डेवलप होंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों रीजन्स के बीच में, मतलब डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड रीजन के बीच में फिर से ट्रस्ट स्टार्ट हो जाएगा। रीजनलिज्म कैन अफेक्ट डेवलप्ड एज वेल एज अनडेवलप्ड स्टेट्स. The people or developed state begin to believe that they are superior due to their superior history and culture, and hence they have developed that much. They begin to look down upon the people of undeveloped region. They are not willing to share the benefit of development with the backward states. On the other hand, the people from the backward areas need to arouse their regional identity to organize themselves. For this, they try to unnecessarily glorify local tradition and culture to prove their uniqueness. This leads to regionalism. It endangers national unity.
द इविल ऑफ रीजनलिज्म कैन बी टैकल्ड बाय रिड्यूसिंग द इम्बैलेंसेस इन द डेवलपमेंट। क्या बताया हुआ है यहाँ पे, दैट एक्सेसिव रीजनलिज्म जो है वो दोनों के लिए ही सही नहीं है। दोनों मतलब कौन कौन, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, दोनों स्टेट्स के लिए ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? अगर डेवलप्ड स्टेट्स है तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप को सुपीरियर शो करने का ट्राई करेंगे, वो बार बार जताएंगे कि उनका कल्चर कितना रिच है, उनके पास्ट में कितना अच्छा हुआ है, उनकी हिस्ट्री कितनी सही है, और वो बार बार जो अनडेवलप्ड स्टेट्स है उनको इन्फीरियर शो करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। वेयर एज जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है वो भी क्या करेंगे, वो खुद को ऐसा दिखाएंगे दैट उन लोगों को ही डेवलप नहीं होना, ठीक। वो बताएंगे कि उनको उनके लोकल ट्रेडिशंस कितने पसंद है, वो अपने लोकल ट्रेडिशंस को ग्लोरीफाई करेंगे। वो बताएंगे कि सिटी में जैसा है वैसा उनके यहाँ नहीं है, बट उनके यहाँ पे नेचर है, पीस है, उनके ट्रेडिशंस है। तो धीरे धीरे करके सुपीरियर और इन्फीरियर का ये जो जर्नी है वो चलता ही जाएगा, और अगर ये चलता रहा तो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। एंड इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये सब इम्बैलेंसेस को रिड्यूस करना चाहिए, एंड वी शुड फोकस मोर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। लास्ट समरी है ये अभी। We have studied a few challenges that India is facing. Apart from this, there are several problems like overpopulation, cleanliness, agriculture, and the problem of farmers, poverty, housing, and food. We are trying to overcome this and move forward. We are progressing steadily. In the next chapter, we shall learn about the progress in the economic field. सो सी हमने कुछ चैलेंजेस देखे, हमने देखा दैट कुछ चैलेंजेस को हमारी कंट्री ने ओवरकम किया, कुछ चैलेंजेस ऐसे भी हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। जितने चैलेंजेस हमने पढ़े उसके अलावा और भी चैलेंजेस है जो इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे हमारी कंट्री का पॉपुलेशन, इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्लीनिनेस, एग्रीकल्चर, पोवर्टी, हाउसिंग, फूड, ये सब कुछ ऐसे चैलेंजेस है जो अभी इंडिया को ओवरकम करने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने चैलेंजेस देखे। अगले चैप्टर में वी विल सी अबाउट के कौन से एरिया में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने डेवलपमेंट किया है। विल सी कि कौन से एरिया में हमारा प्रोग्रेस हुआ है। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।